हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। नवदीप सर की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो देखिए प्यारे बच्चों, अपने जो चल रहा था फिजिक्स का चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन, और काफ़ी चैप्टर अपने कर लिया था। पिछली जो 3 वीडियो आई हैं वो थ्योरी पर ही बेस्ड थी, और आज की जो ये वीडियो है ये अपने इसमें करेंगे इसके इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स। ठीक है, या प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि आपकी एग्ज़ाम है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम है। ये एग्ज़ाम के नाम भी मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पर, आईआईटी, नीट है, एयरफोर्स है, या किसी भी एग्ज़ाम, कंपटीशन एग्ज़ाम जिसमें फिजिक्स आती है, उसकी आप अगर तैयारी कर रहे हो तो उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये वाले क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, बेनिफिट होंगे। और ये वाले जो क्वेश्चंस हैं मैंने जो पिछले नीट के पेपर हैं, चाहे आईआईटी के हैं, चाहे एयरफोर्स के, कई जितने भी पेपर मेरे को नेट पर मिले, उन सबको देख कर मैंने ये वाले क्वेश्चन तैयार किए हैं। भी पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल वही कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन तैयार करने की ट्राई की है मैंने। आज अपने 20 क्वेश्चन करेंगे टोटल, इसमें 20 एमसीक्यू। तो क्वेश्चन करने का पैटर्न देखो क्या होगा कि आपको क्या करना है। देखो ये वीडियो लाइव तो हो नहीं रही, लाइव का कारण भी मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि लाइव मैं क्यों नहीं कर पाता। तो आपको क्या करना है कि जब भी कोई क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आएगा, तो आपको वीडियो पॉज करके और पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना है कि आपसे होता है या नहीं होता। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, उसका सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, और सॉल्यूशन भी मैं आपको डिटेल में करवाऊंगा, इसके सॉल्यूशंस हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपने हर एक क्वेश्चन समझना है, और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने इसमें दिए हुए हैं। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एक नई एनर्जी के साथ। तो देखिए बच्चों, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आ चुके हैं। तो इसमें देखो, अपने क्वेश्चन नंबर, अगर मैं 1 से स्टार्ट करूं, तो 1 नंबर क्वेश्चन कि किसी भौतिक राशि का परिमाण। एक चीज़ और बता दूं, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो दोनों मैंने साथ साथ दिए हुए हैं कि किसी भौतिक राशि का परिमाण मापन की पद्धति पर निर्भर करता है, पद्धति पर निर्भर करता है, मापन की पद्धति पर निर्भर नहीं करता। एसआई पद्धति में सीजीएस से अधिक होता है, या द्रव्यमान लंबाई और समय के मूल मात्राओं के अनुकरणोपाती होता है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले देखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी depends on method of measurement, depends not does not depend on the method of measurement, is more in SI than in CGS system, or directly proportional to the fundamental units ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम। तो देखो, कोई भी भौतिक राशि का परिमाण है, मतलब कि उसका क्या है, मैग्नीट्यूड, या जिसको अपने न्यूमेरिकल वैल्यू बोल देते हैं। क्या बोलते हैं जिसको, अपने न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, जिसको हिंदी में अपने क्या बोला था, संख्यात्मक मान बोला था, संख्यात्मक मान इस भौतिक राशि का। ठीक है, तो ये जो संख्यात्मक मान है, ये किस चीज पर डिपेंड करता है, तो वो आपसे कहा हुआ है। तो देखो, आपको मैंने कहा था कि n1 u1 इज इक्वल टू आपके पास n2 u2 होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कि मैंने आपको बताया था कि यूनिट फर्स्ट यूनिट सेकंड है, तो अगर अपने यूनिट को चेंज कर दें तो आपका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, संख्यात्मक मान है, ये वाला चेंज हो जाता है, और यही परिमाण होता है। तो अगर मैं कहूँ 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, यही मैंने आपको बताया था। तो देखो, किलोग्राम और ग्राम अपने क्या कर दिया, इसका यूनिट चेंज कर दी है, मतलब कि जो इसकी मेजरमेंट का टाइप था वो अपने चेंज कर दिया है। तो अब देखो, अपने यहाँ पर कह सकते हैं कि मेजरमेंट के टाइप पर ये चीज़ क्या करती है, डिपेंड करती है। तो अपने यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेजरमेंट का टाइप, मतलब कि जो फर्स्ट ए ऑप्शन है, ए इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि देखो, मापन की पद्धति पर निर्भर नहीं करते, ये तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, डिपेंड्स नॉट ऑन मेथड ऑफ मेजरमेंट। फिर तीसरा है एसआई में सीजीएस से अधिक होता है, ये जरूरी नहीं है, मैंने आपको बताया भी था कि सीजीएस में भी कई बार ज्यादा होता है, कई एक्सेप्शंस या अपवाद ऐसे हैं। और लास्ट में है कि ये तो अपने कहीं फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं कि मूल मात्रकों के अनुक्रमणोपाती मतलब प्रोपोर्शनल होता है इनके। तो इसमें से आपका ऑप्शन कौन सा है, जो आपके पास ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए है। फिर दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, दूसरे क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा हुआ है। तो दूसरा क्वेश्चन देखो, S इज इक्वल टू ए प्लस, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, इसकी थोड़ी सी पेन की जो लेंथ है ये मैं कम कर रहा हूँ। चलो अपने पेन ही बदल लेते हैं। हाँ,
देखो S इज इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वेयर, ठीक है। ये आपके पास क्या है, इक्वेशन यहाँ पर दी हुई है आपको। तो ये इक्वेशन में आपसे क्या कहा हुआ है, आपसे पूछा हुआ है कि देखो c की यूनिट बताओ, s मीटर में या t सेकंड में, हमारे पास जाता है c का मात्रक होगा। इन s इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वेयर, s इज मेजर्ड इन मीटर्स एंड t इज सेकंड, तो c की यूनिट आपको बतानी है। तो देखो मैंने आपको बताया था जब भी ऐसी इक्वेशन हो y इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये इक्वेशन मैंने आपको बताई थी ना, तो a प्लस बी सी, तो मैंने आपको कहा था कि जो y की डायमेंशन होगी वो a की डायमेंशन और बी सी की जो डायमेंशन होगी, ये तीनों डायमेंशन क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी, विमाएं इनकी सेम हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर वाली इक्वेशन में मैं कह सकता हूँ कि जो s की विमा होगी, s की डायमेंशन होगी वो a की और इज इक्वल टू बी टी की और इज इक्वल टू सी टी स्क्वेयर की डायमेंशन के बराबर होगी, ठीक है। तो आपसे c की पूछा हुआ है, तो देखो ऊपर तो s की डायमेंशन आ जाएगी और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर टी स्क्वेयर आ जाएगा। तो देखो मैं इसको डायमेंशनल फॉर्म में यानी विमीय रूप में लिख रहा हूँ। s की तो क्या होती है आपके पास, अरे सॉरी ओनली मात्रक की पूछा हुआ आपसे, ठीक है, मात्रक पूछा हुआ है। तो देखो अपने यहाँ पर क्या करेंगे, तो मात्रक तो हो ही गया आपके पास, आ ही गया आपके पास मात्रक। s का क्या होता है, s का होता है मीटर और नीचे आ जाएगा सेकंड माइनस 2, तो आपके पास डी ऑप्शन यहाँ पर क्या आ जाएगा, सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। दो क्वेश्चन हो गए हैं। अब तीसरे क्वेश्चन पर अपने चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके पास क्या है, आप जरूर वीडियो को पॉज करके और क्वेश्चंस को करने की ट्राई जरूर करना, मैं आपसे यही उम्मीद कर रहा हूं बच्चों, आपको कहा है। अब देखो इसमें क्या है कि सीजीएस पद्धति में लकड़ी का घनत्व, डेंसिटी ऑफ वुड इन सीजीएस सिस्टम आपको दिया हुआ है 0.5 ग्राम पर सीसी। इसका मतलब क्या है कि आपको यहाँ पर मैं न्यूमेरिकल वैल्यू लिख देता हूँ कि आपको N1 की वैल्यू गिवन है 0.5 ग्राम और सीसी का मतलब सेंटीमीटर क्यूब। सीसी जब भी आपका वर्ड आए तो सेंटीमीटर क्यूब होता है। इसका संबंधित मान एमकेएस पद्धति में होगा, मतलब आपको एमकेएस में निकालना है, तो N2 की वैल्यू आपको निकालनी है। अब एक तरीका तो इसका लंबा तरीका है जो आपको मैंने बताया था कि आपको क्या करना होगा, N2 इज इक्वल टू, ये वाला फॉर्मूला आपको बताया था N1 M1 अपॉन M2, यहाँ इसकी पावर A आ जाएगी, फिर L1 अपॉन L2 इसकी पावर B आ जाएगी और T1 अपॉन T2 इसकी पावर C आ जाएगी। या तो ये फॉर्मूला लगाओ या मैंने आपको डायरेक्ट मेथड बताया था वो डायरेक्ट मेथड आप लगाओ इसमें, ठीक है। तो उससे उसी से करवा रहा हूं मैं डायरेक्ट मेथड से। तो देखो 0.5, अब अपने को एमकेएस में बदलना है इसको, तो एमकेएस में इसको चेंज करना है बच्चों। तो यहाँ पर ग्राम की जगह क्या आएगा, एमकेएस में ग्राम की जगह क्या आ जाएगा आपके पास, किलोग्राम आ जाएगा, ठीक है। और मीटर क्यूब की जगह, सेंटीमीटर क्यूब की जगह क्या आ जाएगा, मीटर क्यूब आ जाएगा। तो यानी अपने को ग्राम को किलोग्राम में और सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में बदलना है। समझ आई बात। तो अब देखो अपने यहाँ पर क्या करते हैं कि ग्राम को किलोग्राम में चेंज करते हैं। तो देखो ग्राम को, जब आपको पता है कि 1 किलोग्राम जो होता है वो आपके पास 10 की पावर 3 ग्राम के इक्वल होता है। तो अगर 1 ग्राम की वैल्यू निकालूं तो ये 10 की पावर 3 आपके पास क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो जो आपके पास क्या आ गया, यहाँ पर वैल्यू आ गई है 1 ग्राम की, तो वो आपके पास आप लिख दोगे 1 अपॉन 10 की पावर 3 और ऊपर आ जाएगा किलोग्राम, ठीक है। अब आपको पता है कि जो सेंटीमीटर होता है 1 सेंटीमीटर, सॉरी 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू आपके पास क्या होता है, 1 मीटर होता है। तो अगर मैं 1 सेंटीमीटर की वैल्यू निकालूं यहाँ से तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 100 मीटर, यानी 1 अपॉन 10 की पावर 2 मीटर, ठीक है। तो ये तो चलो मैं आपको डिटेल में क्वेश्चन बता रहा हूं, तभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर ये तो लंबा मेथड हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर क्यूब भी आएगा और साथ में मीटर का क्यूब भी आ जाएगा। तो अब इसको अगर अपने सॉल्व करें तो देखो मैं यहाँ पर इधर वालों को मिटो रहा हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, जगह बनाने के लिए। तो मैंने आपको बता दिया कि मीटर और सॉरी इसको सेंटीमीटर को या किलोग्राम को
किस तरीके से एक दूसरे से में अपने क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो अब देखो इसको जब अपने आगे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये क्या आ जाएगा, ये 10 की पावर 3 तो नीचे आ जाएगा, और ये 10 की पावर 2 की पावर 3, ये 10 की पावर 6 ऊपर चला जाएगा, और साथ में किलोग्राम पर मीटर क्यूब आ जाएगा। तो आगे क्या है, 0.5 लगा ही हुआ है, तो जो आपके पास यहाँ आ जाएगा 0.5 इंटू 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये आ जाएगा। तो 0.5 को जब 10 की पावर 3 यानी 1000 से अपने मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो जो आपका इस क्वेश्चन का आंसर आएगा वो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, तो ए ऑप्शन अपने राइट आंसर इसका लगा दिया है। समझ आई बात? मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब फिर आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। तो फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है कि निम्नलिखित में से सबसे छोटी इकाई है, तो सबसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट यूनिट। तो 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, मिलीमीटर, एंगस्ट्रॉम, फर्मी, मीटर। ठीक है, तो देखो आप एक चीज यहाँ पर ये देखो, वैसे तो जो बच्चों के यूनिट याद होंगी, मैंने आपको नाम भी बताए थे, तो वो तो डायरेक्ट कर देंगे। तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू होता है 10 की पावर -3 मीटर। ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो होता है 10 की पावर -10 मीटर। अब 1 फर्मी, ठीक है, 1 फर्मी जो होता है वो आपके पास 10 की पावर -15 मीटर यानी 10 की पावर -15, और 1 मीटर आपका 1 मीटर के इक्वल ही आता है। तो 10 की पावर अपने यहाँ पर 1 मीटर 10 की पावर अपने यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0 मीटर लिखेंगे। तो अब इसमें से सबसे छोटा कौन सा है, तो जो पावर सबसे ज़्यादा नेगेटिव है वही क्या होती है, सबसे छोटी पावर होती है। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, फर्मी इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो इसका सी आएगा, क्या, फर्मी। ठीक है, ये आ जाएगा फर्मी। तो समझ आई बात? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 अपने कर रहे हैं। तो क्वेश्चनों का लेवल मुझे जरूर कमेंट्स बॉक्स में आप बता देना कि क्वेश्चनों का लेवल आपको कैसा लगा और कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। ठीक है, अब जैसे ये 2 क्वेश्चन आपके सामने आ गए तो यहीं वीडियो पॉज करो और आप क्वेश्चंस को करने की ट्राई करो कि हमसे क्वेश्चन हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो देखो क्वेश्चन क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1 जूल के तुल्य है, सेम एज 1 जूल, और आगे आपको 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल 1 वोल्ट, या फिर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कुलाम। तो आपने पढ़ा होगा कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसको जब अपने क्या करते हैं, जूल में चेंज करते हैं, तो कैसे चेंज करते थे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जगह आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है, आवेश होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और इंटू में कुलाम और इंटू में वोल्ट, और कुलाम इंटू वोल्ट। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा कि W इज इक्वल टू QV। ठीक है, या V इज इक्वल टू W/Q। तो देखो W इज इक्वल टू QV यानी कुलाम इंटू वोल्ट। तो कुलाम इंटू वोल्ट को अपने W यानी क्या है, वर्क है यहाँ पर, तो अपने इसको लिख सकते हैं जूल। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है। तो जो आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ पर, तो वो आ गया आपके पास आंसर नंबर बी। ठीक है, बी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। अब उसके बाद चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मेरे को अच्छी तरीके से याद है, जो आपका 12th क्लास में जो वर्क एनर्जी एंड पावर वाला चैप्टर है उसमें से पूछा हुआ है कि 1 किलोवाट घंटा 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल है, और आपको जो वैल्यू है वॉट, जूल, 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 ये आपको दी हुई है। ठीक है, तो अपने निकालते हैं कि 1 किलोवाट आवर। तो अब देखो यहाँ पर 1 किलोवाट और यहाँ पर आवर दिया हुआ है, तो अपने को पता है कि 1 तो 1 पड़ा रहेगा, किलो की जगह अपने क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 3। ठीक है, वाट की जगह वाट पड़ा रहेगा, मैं वाट को लास्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, और साथ में जो आवर है, ये 1 आवर है, इसको मैं सेकंड में लिख रहा हूं। तो जब 1 आवर को सेकंड में चेंज करूंगा तो 60 मिनट हो गए 1 आवर में, और 1 मिनट में 60 सेकंड हो गए। तो ये वॉट इनटू सेकंड। अब वॉट इनटू सेकंड आपको पता है पावर जो होती है वो होती है W/T, और ये होता है जूल बटा में सेकंड, और जिसको अपने वॉट लिख देते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहां से जूल की वैल्यू निकालूं तो वो आ जाएगी आपके पास वॉट इनटू सेकंड। वॉट इनटू क्या आ जाएगी, सेकंड। तो वॉट इनटू सेकंड को मैं यहां पर जो लिख रहा हूं वो क्या लिख रहा हूं, जूल।
सॉरी, यहाँ पर मैं मेरी फोटो आ रही होगी, थोड़ा सा इधर लिख रहा हूँ मैं इसको, जूल। ठीक है, और ये आ जाएगा देखो 60 को 60 से करेगा तो 3600 और इनटू में 10 की पावर 3 जूल, या इसको मैं लिख सकता हूँ 36 गुणा 10 की पावर 5 जूल, यानी 36 इंटू 10 की पावर 5 जूल इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा बच्चों वो आपके पास क्या आ गया, बी आंसर यहाँ पर आ गया है। ठीक है, तो बी आंसर आपका 6th क्वेश्चन का आ गया है। फिर अब चलते हैं अपने 7th क्वेश्चन पर। तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 7th में, मैंने हर टाइप के आसान मुश्किल सारे टाइप के क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, और जो अपनी वीडियोस है उसमें अपने बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन करने वाले, मतलब ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही करने वाले हैं। एक एक चैप्टर के लगभग 50 से लेके 100 क्वेश्चन, जितने भी उसमें मैक्सिमम बनेंगे मैं आपको क्वेश्चंस करवाया करूंगा। तो जरूर आप चैनल को, अगर आपको ये चीज़ पसंद आती है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइबर्स मेरे दिनों दिन कम होते जा रहे हैं, तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब करना। तो देखो कि राशि और उनके साथ दिए गए मात्रकों का कौन सा युग्म सुमेलित है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स इड प्रॉपर मैच, भाई इनमें से प्रॉपर मैच कौन सा है। ठीक है, तो अपने चेक करते हैं। देखो विद्युत क्षेत्र जो होता है वो आपके पास कुलाम बटा में मीटर दिया हुआ है, तो विद्युत क्षेत्र सबसे पहले इसको चेक कर लेते हैं भाई सही है या गलत है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड या कुलाम बटा मीटर, तो कुलाम होता है चार्ज का Q, और मीटर होता है आपके पास लेंथ का, दूरी का या डिस्टेंस का। तो Q बटा में D, E इज इक्वल टू Q बटा D, कोई फॉर्मूला होता है? तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो मतलब कि ये वाला जो फॉर्मूला है आपका गलत है। फिर उसके बाद शक्ति फैरेड, ठीक है, पावर है वो फैरेड, सी जो ऑप्शन है, तो पावर का फैरेड होता ही नहीं है, तो ये भी गलत हो गया, कूलम बटा मीटर। अब कैपेसिटेंस धारिता हेनरी, जो कैपेसिटेंस है वो हेनरी में नहीं अपने मेजर करते, अपने हेनरी में किसको मेजर करते हैं, किसको मापते हैं, जो इंडक्टेंस होता है या म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है उसको हेनरी। ठीक है, यानी कि प्रेरकता जिसको बोल देते हैं। तो बचा ऑप्शन क्या, चुंबकीय फ्लक्स वेबर, और आपको पता है मैग्नेटिक फ्लक्स है उसका यूनिट क्या होती है, वेबर होती है। तो जो ऑप्शन आपका क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू वेबर अपने इसको बोल देते हैं। तो जो इसका राइट आंसर आ गया बच्चों, वो आंसर आपके पास फिर से क्या आ गया, बी आ चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन देख के पेपर में डर जरूर लगता है, लेकिन क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे ना तो देखो कितना सिंपल है। कि आपको क्या है, यहाँ पर दो लिस्ट दी हुई है, सूची 1 सूची 2, लिस्ट 1 लिस्ट 2 दी हुई है। तो इसमें आपको यहाँ पर 4 चीजें दी हुई है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और इधर आपको ABCDEF दिया हुआ है। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों अपने अपने क्वेश्चन देख लिया करो। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले हिंदी वाला, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश वाला। तो आपको क्या करना है, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है इधर वाले है उसको इधर वालों के साथ मैच करना है। यानी जूल को आप क्या लिखते हो, ठीक है, जूल जो सबसे पहले नंबर पर इसमें जूल लिखा हुआ है इसको आप क्या लिख सकते हो। तो देखो इस जूल को अगर मैं यहां पर इन सब में से देखूं तो कुलाम इंटू वोल्ट लिख सकता हूं। अभी मैंने आपको बताया था कि W इज इक्वल टू आपके पास Q भी फॉर्मूला होता है, तो Q होता है कुलाम और V होता है वोल्ट, तो कुलाम इंटू वोल्ट मैं लिख सकता हूं। तो फर्स्ट का तो हो गया आपके पास C, फर्स्ट का यहां पर क्या हो गया, C ऑप्शन हो गया। तो देखो ये वाले ऑप्शन ऑटोमेटिक कट हो गए, A और D वाले, ए और डी। तो पेपर में आपको ऑप्शन ढूंढने के बजाय ऑप्शन कट करने भी आने चाहिए। भाई ए और डी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते क्योंकि उसमें पहले का सी नहीं है, तो सी नहीं है तो ये वाले ऑप्शन ऑटोमेटिक कैंसिल। अब इसमें आपको देखो दूसरे और तीसरे की यूनिट ढूंढने की जरूरत नहीं है क्योंकि दूसरा और तीसरा एफ और ए, दूसरा तीसरा एफ और ए। ठीक है, इसी तरीके से इधर इंग्लिश मीडियम वाले दूसरा तीसरा सॉरी बी और सी ऑप्शन देखो आप, इसमें दूसरे का एफ और तीसरे का ए, दूसरे का एफ और तीसरे का ए। तो ये वाले ऑप्शन तो सेम ही है। अब बात आती है लास्ट वाले पे, तो लास्ट आपके पास क्या है, कुलाम है, कूलम्ब दिया हुआ है। तो अब कूलम्ब क्या होता है, बी होता है या ई होता है आपके पास। ठीक है, तो कूलम्ब आप देखो यहाँ पर कि अगर मैं यहाँ पर देखूं कि कूलम्ब किस यहाँ पर क्या आएगा, तो मैं यहाँ पर आप देख सकते हो फैरेड इंटू वोल्ट, बी और ई ऑप्शन। एक में तो एम्पियर इंटू गॉस आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने बी ऑप्शन को चेक करते हैं, फैरेड। फैरेड होता है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस।
ठीक है, सी और साथ में वी। तो आप देखो Q इज इक्वल टू सी वी, आपने कैपेसिटेंस वाले चैप्टर में ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। Q इज इक्वल टू क्या होता है, सी वी होता है। तो मतलब कि बी ऑप्शन वाला ऑप्शन सही है। तो जो आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बी इसका क्या आ रहा है, सही आंसर आ रहा है। सारों के बी कैसे आ रहे हैं, ठीक है। वैसे मैंने कोई सोच के क्वेश्चन नहीं लिए हुए, बी सभी के आंसर आए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 में से, आप में से कि कौन सा कथन है सत्य है, विच रिलेशन इज रॉन्ग। तो 4 रिलेशन आपको दिए हुए हैं, चारों में से आपको कौन सा रिलेशन यहाँ पर ट्रू नहीं है, सही नहीं है, रॉन्ग कौन सा है वो आपको बताना है। तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल, तो पहला तो सही है। दूसरा 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 की पावर -10 मीटर, ये भी सही है। तीसरा 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू इतने जूल, इसको चेक करना पड़ेगा भाई ये वाला सही है या नहीं है। तो अब देखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये तो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल के बराबर। तो जब इसको 1 मेगा लिख रहे हो आप, तो मेगा मतलब 10 की पावर 6 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ये आ जाएगा 10 की पावर -19, तो ये आ जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -13 जूल, ठीक है, 10 की पावर -13 जूल। तो ये वाला भी रिलेशन सही है, तो गलत कौन सा हो गया, लास्ट वाला, ये वाला रिलेशन आपके पास क्या हो गया, गलत हो गया। और इसको सही करके अगर मैं लिखना चाहूँ तो आप लिख सकते हो कि 1 न्यूटन जो होता है, 1 न्यूटन वो आपके पास 10 की पावर 5 डाइन के इक्वल आता है। समझ आई बात। तो जो यहाँ पर ऑप्शन आ गया आपके पास डी, ये यहाँ पर क्या है, राइट ऑप्शन है। समझ आई बात। तो डी आपका राइट ऑप्शन आ गया यहाँ पर। फिर क्वेश्चन नंबर 10 अगर आपने किया हो देखो क्या आया है क्वेश्चन नंबर 10 में, थोड़ा सा यानी कि ये लॉजिक वाला क्वेश्चन है, ठीक है। कि किस राशि को एकांक क्षेत्रफल पर बल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, कार्य, दाब, आयतन, क्षेत्रफल। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड एज फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। कि यहाँ अपने पास एक फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, और उसको आपको क्या लिखना है, फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब F अपॉन में A लिखना है। तो आपको बताना है कि ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है। तो फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, कार्य होता है, नहीं होता, वर्क नहीं होता। सेकंड नंबर पर प्रेशर, तो ये बात सही है कि क्या होता है, प्रेशर होता है, दाब होता है। वैसे एक और चीज भी थी जिसको आपने इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ा था, कि जो प्रतिबल होता है यानी जो स्ट्रेस जिसको बोल देते हैं, वो भी यही होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में आपके पास क्या दिया हुआ है, दाब दिया हुआ है। तो फिर से आपका बी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो गया है, राइट हो गया है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, छोटा क्वेश्चन था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 11। तो 11th क्वेश्चन भी क्या है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। तो देखो कैसे इसको करेंगे, और थोड़ा यानी ये क्या है, अपने कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है। कि आपको एक यहाँ पर जो इक्वेशन दी हुई है, ये एक सिंपल गैस की इक्वेशन है। एक तो होती है आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT, और ये सिंपल गैस इक्वेशन है P प्लस A अपॉन V स्क्वेयर। ये अपने जनरल जो गैसेज होती हैं उनके लिए V माइनस B इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ठीक है। और आपसे क्या पूछा हुआ है इन्होंने, कि आपको A का मात्रक निकालना है, A की यूनिट आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। अभी A की यूनिट क्या होगी, A का मात्रक क्या होगा। तो देखो इसको कैसे करोगे आप क्या करो, ये जो इक्वेशन या समीकरण दिए हुए इसको खोल लो। तो PV माइनस PB, पहले P का इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई, फिर A का, तो A बटा V स्क्वेयर को जब V से करेंगे तो A बटा V आ जाएगा, ठीक है। और माइनस में AB बटा V स्क्वेयर, और इज इक्वल टू में आपके पास बच्चों के आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। तो अब यानी कि यहाँ पर जो आपके पास ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज आपको जो गिवन है, यहाँ पर ये वाली फिजिकल क्वांटिटी आपको गिवन है जो, या फिर यहाँ पर
ये वाली फिजिकल क्वांटिटी है, चाहे ये वाली है, चाहे ये वाली, चाहे ये वाली, और इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब अपने को कांस्टेंट तो पता ही नहीं भी यहाँ पर कांस्टेंट क्या है। कांस्टेंट की तो यूनिट हो भी सकती है। आप में से बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन होगा कि कांस्टेंट की कोई यूनिट नहीं होती, लेकिन अगर आपने प्लांक कांस्टेंट पढ़ा हो, स्टीफन कांस्टेंट पढ़ा हो, जो जी था, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सब की यूनिट होती है। तो इसकी भी यूनिट हो सकती है, लेकिन वो अपने को पता नहीं है। लेकिन मैंने आपको ये चीज बताई थी कि जो सेम यूनिट वाली क्वांटिटीज हैं, जिनकी सेम यूनिट होती है, वही आपस में क्या होती हैं, वो वाली क्वांटिटीज प्लस और माइनस होती हैं। ठीक है, कि आप किलोग्राम में किलोग्राम को ही ऐड कर सकते हो, किलोग्राम में आप मीटर को ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहां से अगर मैं देखूं तो आपके पास क्या है, मैं यहाँ पर इसको रफ कर रहा हूं। आपके पास क्या है कि जो इसमें फिजिकल क्वांटिटी सही तरीके से कौन सी है, पीवी है। इसमें भी कांस्टेंट आ रहा है, इसमें कांस्टेंट है, इसमें कांस्टेंट है। तो अपने क्या कर सकते हैं, अपने लिख सकते हैं कि जो पीवी की यूनिट है वो कि यूनिट ऑफ पीवी इज इक्वल टू यूनिट ऑफ, यानी मात्रक जो ए बटा वी, इन दोनों का मात्रक क्या होगा, सेम होगा। तभी तो आपस में इनको जोड़ रखा है या घटा रखा है। ठीक है, समझ आई बात भाई। आपको यहां पर अगर मान लो आप चार चीजों को जोड़ रहे हो तो चारों मीटर में तभी जुड़ेंगी। मीटर में आप किलोग्राम थोड़ा जोड़ोगे या घटाओगे, ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे। तो यहां पर जो पी वी की यूनिट है वही ए बटा वी की यूनिट है। तो अगर मैं यहां से यूनिट ऑफ पीवी और इनटू में क्या लिख दूं, यहां पर ये v यहां पर क्या है, वॉल्यूम है। ठीक है, ये v यहां पर क्या है, वॉल्यूम या आयतन है। और इधर वाला जो v है, ये भी आपके पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ही आएगा, सॉरी वॉल्यूम ही आएगा। v यहां पर आपको वॉल्यूम दिया हुआ है तो v आएगा। ठीक है, तो अब देखो आपके पास पी वी और v और यूनिट ऑफ a के इक्वल आ गई है, यूनिट ऑफ a के इक्वल आ गई है। ठीक है, तो अब आगे इसको सॉल्व करते हैं अपने, और सॉल्व करके यूनिट निकालते हैं। ये भी वॉल्यूम ही है, सॉरी मैंने कहा कि कहीं कुछ और है, वॉल्यूम ही है। ठीक है, तो अपने जो P है यहाँ पर, ठीक है, P यहाँ पर क्या होता है, आपके पास प्रेशर होता है, और प्रेशर को अपने फोर्स अपॉन एरिया भी लिख सकते हैं। तो प्रेशर की जो यूनिट होती है आपके पास क्या होती है, न्यूटन बटा में मीटर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर V की होती है मीटर क्यूब, और इनटू में मीटर क्यूब इज इक्वल टू यूनिट ऑफ ए, यूनिट ऑफ ए। तो अगर मैं यहाँ से इसको देखूं तो जो आपके पास यूनिट ऑफ ए आ जाएगी, ए का मात्रक आ जाएगा, वो आपके पास देखो क्या आएगा कि अगर मैं इस मीटर स्क्वायर को इस क्यूब से कैंसिल करूंगा तो यहाँ ओनली क्या बचेगा, मीटर बचेगा। ठीक है, तो और साथ में क्या है आपके पास, मीटर स्क्वायर नीचे था और मीटर क्यूब। तो अब अपने देखो जो पावर बची है यहाँ पर मीटर इंटू मीटर क्यूब, तो यहाँ पर बचा जो अगर मैं इसको लिखूं तो न्यूटन और इंटू में मीटर की पावर 4। लेकिन आप ऑप्शन देखो, यहाँ पर ऑप्शन में आपको क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में आपको डाइन में दिया हुआ है, तो इसको डाइन में लिख लो। न्यूटन का जो डाइन में क्या होता है, डाइन में अगर अपने इसको लिखें तो न्यूटन की जगह अपने डाइन लिख सकते हैं, और इनटू में क्या लिख सकते हैं, सेंटीमीटर की पावर 4 लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पर। ठीक है, सेंटीमीटर की पावर क्या लिखेंगे, यहाँ पर 4 लिखेंगे। तो जो यहाँ पर आपके पास आंसर आ जाएगा, डाइन इंटू सेंटीमीटर की पावर 4 आ जाएगा। मतलब कि ऑप्शन कौन सा होगा आपके पास, डाइन इंटू सेंटीमीटर की पावर 4, ऑप्शन बी आपके पास क्या आ जाएगा, राइट ऑप्शन आ जाएगा। तो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जेई वगैरह में आ सकते हैं, नीट वगैरह में आने के थोड़े कम चांस हैं, लेकिन ऐसे नहीं कह सकते कि आ ही नहीं सकते, आ तो कुछ भी सकता है। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, ऐसा युग्म चुनिए जिसकी विमाएं समान हो, सेलेक्ट द पेयर हुज डायमेंशंस आर सेम, कि जिसकी डायमेंशन सेम है। ठीक है, तो अब देखो आप यहाँ पर अगर मैं देखूं सारे ऑप्शन, अपने ऑप्शन काटना स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, कि यहाँ पर अगर देखें डी ऑप्शन, पावर एंड फोर्स आपको दिया हुआ है, शक्ति और बल। तो शक्ति और बल की तो डायमेंशन सेम होती नहीं है, दोनों अलग अलग क्वांटिटी हैं। ठीक है,
तो पावर और फोर्स की नहीं सेम हो सकती। अब नेक्स्ट है देखो दाब और बल, प्रेशर और फोर्स की, क्योंकि आपको पता है कि प्रेशर जो होता है वो फोर्स अपॉन में एरिया होता है, एफ अपॉन ए, तो जो आपके पास सी ऑप्शन है ये भी नहीं हो सकता। फिर प्रतिबल और विकृति यानी कि स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, तो आपको पता है जो स्ट्रेन होती है वो स्ट्रेन यानी जो विकृति होती है ये क्या है, मात्रकहीन राशि है, क्या है, डायमेंशन लेस है, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, तो इसकी तो विमा होती नहीं लेकिन स्ट्रेस की होती है, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। तो मतलब इसमें ऑप्शन कौन सा आया आपके पास, ए ऑप्शन यहाँ पर सही आ गया। और आपको मैंने बताया भी था कि जो दाब होता है, सॉरी रेड पेन से लिखने लग गया मैं, रेड तो ओनली आपको आंसर बताने के लिए है, कि जो आपके पास प्रेशर है, ठीक है, या तो प्रेशर या इसको आप स्ट्रेस यानी कि क्या बोल सकते हो, प्रतिबल और दाब दोनों का क्या होता है, फॉर्मूला होता है वो सेम ही होता है। फॉर्मूला क्या होता है मैंने आपको बताया भी था, भी एफ अपॉन में ए होता है। तो जो इसका राइट आंसर आ गया बच्चों वो आपके पास क्या आ गया, ए आंसर इसका राइट आ गया। ठीक है, फिर 13 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, कैलोरी की विमाएं। ये बहुत ही यानी कि मैं कह सकता हूं कि घुमावदार क्वेश्चन है। कई बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा के और इसकी ये डायमेंशन निकालने लग जाएंगे। लेकिन आप एक चीज देखो यहाँ पर कि जो कैलोरी है, क्या है, जो कैलोरी आपके पास, जिसको कैलोरी, ये किसकी यूनिट होती है, किसका मात्रक है कैलोरी, तो आप कहोगे कि सर ऊर्जा का है, किसका है, एनर्जी का है। तो अगर एनर्जी का ये क्या है, एनर्जी की यूनिट है, तो जो इसकी डायमेंशन है वो भी एनर्जी के सेम ही होगी, मतलब डायमेंशन क्या हो जाएगी, m1l2t-2। तो चाहे कोई भी आपके पास आ जाए यूनिट, ठीक है, चाहे इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाए, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, एनर्जी की यूनिट है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो डायमेंशन हो जाएगी वो भी क्या हो जाएगी, एनर्जी वाली यानी ऊर्जा वाली हो जाएगी। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा आपके पास, ए आंसर इसका राइट होगा, ए ऑप्शन आ जाएगा इसमें, m1l2t-2। तो लगा 5 सेकंड भी नहीं लगे अगर जिस बच्चे को ये क्वेश्चन आता है, मतलब ये कंसेप्ट उसने समझ रखा है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पर। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास क्या है, देखो 14 और 15 दोनों आ गए हैं। तो क्वेश्चन जब भी स्क्रीन पर आ जाए वीडियो पॉज करके और उस क्वेश्चन को करना स्टार्ट कर दिया करो आप। ठीक है, तो देखो क्या दिया हुआ आपको, किस युग्म की विमाएं समान है, वही मैंने 2-3 क्वेश्चन ये ऐसे डाले हुए हैं। तो विच पेयर हैज सेम डायमेंशन, तो अपने ऑप्शन काटना स्टार्ट करें। कार्य और शक्ति, तो देखो पावर और वर्क और सॉरी वर्क और पावर में रिलेशन तो ये होता है, तो इसकी तो डायमेंशन सेम हो ही नहीं सकती, पहला ऑप्शन कैंसिल। दूसरा घनत्व और आपेक्षिक घनत्व, डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी, तो देखो घनत्व तो आपके पास, इन डेंसिटी जो आपके पास होते हैं उसका क्या होता है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। लेकिन जो आपेक्षिक आ जाता है, रिलेटिव आ जाती है, इसमें अपने दो डेंसिटी को डिवाइड करते हैं, तो जब डिवाइड करते हैं तो ये डायमेंशन लेस यानी कि मात्रकहीन राशि मिलती है अपने को। तो इसकी क्या हो जाएगी, डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी यानी घनत्व और आपेक्षिक घनत्व ये भी सेम नहीं होगी, क्योंकि घनत्व की किलोग्राम पर मीटर क्यूब और दूसरी डायमेंशन लेस है। तीसरा संवेग और आवेग। चौथा देखो प्रतिबल विकृति, ये भी नहीं हो सकता, ये अपने ऑप्शन काटा ही था। तो जो ऑप्शन यहाँ पर सही होगा वो आपके पास संवेग और आवेग, मोमेंट एंड इम्पल्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जो आंसर नंबर है यहाँ पर सी आपके पास क्या है, करेक्ट आंसर है। आवेग संवेग मैंने आपको जो टेबल करवाई थी ना, टेबल में भी दी हुई थी ये वाली। अब नेक्स्ट आ जाओ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये क्या है, ये थोड़ा सा फिर से क्या आ गया, ट्रिकी क्वेश्चन आ गया, ट्रिक वाला। ठीक है, तो इसमें क्या है, प्लांक नियतांक की विमाएं या मात्रक किसके समान है, प्लांक्स कांस्टेंट हैज द डायमेंशन या यूनिट, कि जो प्लांक कांस्टेंट की यूनिट है या डायमेंशन है वो किसके सेम है। ठीक है, तो अब जिस बच्चे को तो डायरेक्ट रटा मारा हुआ है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी आप देखो, जो ब्रैकेट में इतने एग्जाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 1983 से लेके और 2004 तक लगातार ये क्वेश्चन आ रहा है, अब उसके बाद भी क्या पता कितने एग्जाम में आ रहा हो। तो देखो क्या है कि अपने आपको पता है E इज इक्वल टू एच न्यू, ये होता है। ठीक है, तो यहां पर H इज इक्वल टू अपने करें E अपॉन में न्यू, या तो इसकी यूनिट निकाल लो या डायमेंशन निकाल लो,
कुछ भी निकाल लो, या तो इसका मात्रक लिख लो और या फिर आप क्या लिखो इसका यहाँ पर लिखोगे आप इसको अपने या इसकी डायमेंशन या मात्रक, ठीक है, या विमा या मात्रक। तो अपने डायमेंशन से ही कर लेते हैं, विमा से ही। तो देखो प्लांक कांस्टेंट की वैसे डायमेंशन मैंने आपको कराई थी m1l2 t-2 और अपॉन में न्यू, यानी जो क्या होती है आपके पास आवर्ती या फ्रिक्वेंसी, तो इसका t-1 होता है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो m1l2 और t यहाँ पर -1 आ जाएगा, क्योंकि -1 यहाँ पर ऊपर जाएगा, -2 है तो t-1 आ जाएगा यहाँ पर। तो देखो अब अपने एनर्जी की लिखते हैं। अब मैं यहाँ पर यूनिट्स लिखने जा रहा हूँ। सबसे पहले एनर्जी की लिखते हैं। तो एनर्जी के तो अपॉन में आ गया, वैसे भी एनर्जी की होती है m1l2 t-2। तो ये इसके सेम नहीं आ रही, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर कार्य की लिखते हैं, तो कार्य भी यही होता है m1l2 t-2, इसकी भी नहीं आ रही है। फिर रेखीय संवेग, इसमें आपके पास m1l1 t-1, यानी लीनियर जो मोमेंटम है, आप इधर देख लिया करो इंग्लिश मीडियम वाले भी, क्योंकि मैं दोनों साइड डबल डबल नहीं लिख सकता। और लास्ट में एंगुलर मोमेंटम यानी कोणीय संवेग। तो अब एक ही ऑप्शन बचा, जब तीनों नहीं है तो ये वाला ऑप्शन आपके पास क्या है, सही है। और आप इसकी निकाल भी सकते हो, कोणीय संवेग जे से अपने इसको लिखते हैं, ठीक है। किससे लिखते हैं, जे से लिखते हैं। और जे इज इक्वल टू आपके पास m ओमेगा स्क्वेयर r होता है, या mvr भी आप इसको लिखते हो, ठीक है। और जब अपने इसकी डायमेंशन लिखे बच्चों, विमा इसकी लिखेंगे यहाँ पर, तो जो डायमेंशन आ जाएगी इसकी m1, ठीक है। v की होती है l1 t-1 और r की होती है l1। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये m1l2 t-1। तो यहाँ से आपको ये याद हो गया कि इसकी जो डायमेंशन है कोणीय संवेग, प्लांक्स कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम यानी कोणीय संवेग की डायमेंशंस क्या होती हैं, इक्वल। तो जो डी है इसका वो राइट आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 16 और 17। तो 16 में देखो, ये भी ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। बिल्कुल 5 सेकंड में आने वाला आंसर आने वाला क्वेश्चन है कि सी धारिता वाले संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर v है, तो CV स्क्वायर की विमाएं है। इफ v डोनेट्स द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C, देन द डायमेंशंस ऑफ CV स्क्वायर। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि जो कैपेसिटर की प्लेट्स के बिटवीन एनर्जी स्टोर्ड होती है, स्टोर्ड एनर्जी बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, संधारित्र की प्लेटों के मध्य है संग्रहित ऊर्जा, तो वो आपने E इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वेयर फॉर्मूला पढ़ा था। तो ये एनर्जी के इक्वल है। अब 1/2 की तो कोई डायमेंशन होती नहीं है, या मात्रक वगैरह या यूनिट या डायमेंशन इसकी नहीं होती। तो CV स्क्वायर की डायमेंशन किसकी इक्वल आ गई, विमा किसकी इक्वल आ गई, एनर्जी की इक्वल आ गई। तो जो आपके पास आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा m1l2 t-2, यानी कि डी ऑप्शन आपका आ जाएगा। और यहीं पे अगर मैं आपको मैग्नेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताऊं तो वो होती है हाफ Li स्क्वायर, ठीक है। उसकी भी यही सेम डायमेंशन और यूनिट बनेगी। तो जो इसका ऑप्शन नंबर है इस क्वेश्चन का डी, वो यहाँ पर क्या आ जाएगा, राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बच्चों आपके पास, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। ये थोड़ा सा क्या है, लेंथी क्वेश्चन है, ये आपको करके देखना पड़ेगा कि निम्नलिखित में से किसकी विमाएं शेष 3 से भिन्न, ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज विच वन हैज डायमेंशंस डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग 3, कि एक की डायमेंशन क्या है बाकी 3 से डिफरेंट है, ठीक है। सबसे पहले नंबर पर पहला ऑप्शन, अपने सारों की यहाँ पर निकाल के देख लेते हैं कि किसकी डिफरेंट है। तो पहले ए आपको गिवन है, प्रति इकाई आयतन में ऊर्जा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो E अपॉन में V वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर E अपॉन V लिखूं तो E अपॉन V यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, अगर अपने इसकी यूनिट निकालें तो ये हो जाएगा डायमेंशन निकालें m1l2 t-2 और अपॉन में क्या आ गया, L3 आ गया। और जब अपने इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया m1l-1 और t-2, ठीक है। फिर B की निकालते हैं, तो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर आरोपित बल, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स अपॉन में एरिया ये आ जाएगा। फोर्स अपॉन में क्या आ गया बच्चों, एरिया आ गया। तो फोर्स की होती है m1l1 t-2 और एरिया होता है आपके पास L2। तो जब अपने इसको सॉल्व करेंगे तो m1l-1 और t-2 आपके पास फिर से आ जाएगा। तो ये तो सेम ही आ गई पहली दूसरे की। फिर अगर अपने C की बात करूं मैं यहाँ पर,
ठीक है, सी की बात करता हूं यहां पर, तो सी में देखो क्या आएगा आपके पास कि विभवांतर व प्रति इकाई आयतन में उपस्थित आवेश का गुणनफल। एक तो V पोटेंशियल जो, और साथ में यहां पर ये वाला V अलग है, और दूसरे को मैं लिखता हूं इकाई आयतन में स्थित आवेश का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो अपने क्या करते हैं, यहां पर तो आ जाएगा Q, और यहां पर क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर इस V को, ये वाला क्या है, पोटेंशियल है, ये वाला V यहां पर क्या है, पोटेंशियल या विभवांतर है, तो इसको मैं W बटा में Q लिख सकता हूं, और यहां पर Q बटा में क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो ये Q से ये वाला Q कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहां पर W बटा में क्या बच रहा है, वॉल्यूम बच रहा है, और W बटा वॉल्यूम में आपके पास ये था, एनर्जी और वर्क की क्या आती है, सेम होती है। तो मतलब इन तीनों के क्या है, जो यूनिट्स हैं वो तो सेम है, फर्स्ट तीन की यूनिट्स क्या हैं या डायमेंशंस क्या है, सेम है। तो लास्ट वाले की क्या आ जाएगी, आपका क्या आ जाएगा, राइट, ये ऑप्शन आ जाएगा, मतलब कि आपका डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट ऑप्शन है बच्चों। ठीक है ना, तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आ गया। तो डी की आप निकाल भी सकते हो, वैसे डी की अगर निकालना चाहें, प्रति इकाई द्रव्यमान का कोणीय संवेग, तो देखो आपको यहाँ पर J अपॉन में M दिया हुआ है। ठीक है, तो एम वी आर अपॉन में एम करेंगे अपने, तो एम से एम कैंसिल, वी आर आ जाएगा, तो मतलब एम जीरो आएगा यहाँ पर, तो एम जीरो तो किसी में है ही नहीं, मतलब आपका क्या आ गया, डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही ऑप्शन आ गया है। समझ आई बात इतनी। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 18। तो 18 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या है, हाँ ये भी वही आ गया CV स्क्वायर वाले क्वेश्चन जैसा, कि ध्वनि के वेग का विमीय सूत्र है, मतलब कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड, साउंड की जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ साउंड का जो क्या आपको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। तो वेलोसिटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला था, साउंड की वेलोसिटी का क्या होगा, वैसे वेलोसिटी का पता है, तो साउंड का क्या होगा, अरे साउंड का भी वही होगा, m0l1t-1। ठीक है, वेलोसिटी चाहे किसी की भी आ जाए, चाहे आपको लाइट की वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में आप निकालते हो, चाहे आपकी वेलोसिटी है, चाहे साउंड की वेलोसिटी है, चाहे किसी वेव की वेलोसिटी है, किसी की भी वेलोसिटी निकालो, आपका मीटर पर सेकंड ही आएगी, जो यूनिट आएगी वो मीटर पर सेकंड, और वो वैसे जो डायमेंशनल फॉर्मूला m0l1t-1। तो मतलब आंसर जो आपका आ गया यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही आ गया। समझ आई बात। फिर आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 19। तो ये भी सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, और इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखो कैसे, कि यहाँ पर आपको दिया हुआ है फोर्स समीकरण, बल बराबर x बटा घनत्व में भौतिक राशि x की विमा, द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी x इन द इक्वेशन फोर्स इज इक्वल टू x अपॉन डेंसिटी। तो x अपॉन में क्या आ गया, डेंसिटी आ गया। तो मतलब कि आपको x की निकालनी है, तो फोर्स और इनटू में क्या आ जाएगा, डेंसिटी आ जाएगा। ठीक है, यानी बल गुणा में घनत्व। तो x की आगे फोर्स की क्या होती है, m1l1t-2, और डेंसिटी जो होता है, डेंसिटी क्या होती है आपके पास, m अपॉन v। तो m अपॉन v में m की तो आ गई m1 और v की आ गई l3, तो जो आ जाएगी m1l-3। ठीक है, तो ये आ जाएगी m1l-3। तो जब अपने इसको सॉल्व करेंगे तो m वाली तो होगी 2, l वाली 1 ये है, -3 इधर है, तो -2 और t -2 है ही। ठीक है, तो जो आपके पास ऑप्शन आ गया C, देख लो तीनों में 2 2 2 जो आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका C यहाँ पर क्या आ गया, राइट ऑप्शन आ चुका है क्वेश्चन नंबर 19। और चलते हैं आज के बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन पर, और लास्ट क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, विद्युत वाहक बल का मात्रक है यूनिट ऑफ ईएमएफ। तो ईएमएफ मैंने आपको कहा था कि सेल का ईएमएफ आपको पढ़ाया था, तो ईएमएफ इसकी यूनिट, तो सेल का ईएमएफ अपने वोल्ट में मेजर करते हैं, ईएमएफ वोल्ट। वैसे ईएमएफ क्या होती है, वोल्टेज ही होती है। ठीक है, जो अपने वैसे वोल्टेज मानते हैं, ईएमएफ भी वोल्टेज होती है, और जनरली जो वोल्टेज होती है उसको अपने टर्मिनल वोल्टेज लिखते हैं। टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ ये दोनों पढ़े थे, कि टर्मिनल वोल्टेज तो होती है कि जब आपका सेल क्या होता है,
क्लोज्ड सर्किट में होता है, और ईएमएफ होता है जब आपका सेल क्या है, एक ओपन सर्किट में होता है। ये पढ़ा था। तो दोनों ही सेम क्वांटिटीज है, नाम ही अलग है। तो जो वोल्ट है वो इसकी क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ पर यूनिट हो जाएगी। तो वोल्ट तो दी नहीं हुई, वोल्ट इंटू कूलम दी हुई है, वोल्ट इंटू कूलम या जूल इंटू कूलम, जूल पर कूलम और जूल। तो ऑप्शन काटने पड़ेंगे। जूल हो ही नहीं सकती, क्योंकि जूल आपके, जूल और वोल्ट इक्वल थोड़ा होते हैं। वोल्ट इंटू कूलम भी नहीं हो सकती। और देखो वोल्ट को अपने लिख क्या सकते हैं, V इज इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन में Q होता है। W इज इक्वल टू Q भी फॉर्मूले से, तो W होता है जूल और Q होता है आपके पास यहाँ पर कूलम। Q क्या होता है, कूलम, यानी जूल बटा में कूलम आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो जूल बटा कूलम आपका राइट आंसर आ जाएगा। मतलब यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये थे बच्चों आपके आज के क्वेश्चंस, और मुझे उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। और अगर कोई क्वेश्चन, वैसे तो मैंने सारे क्वेश्चन एक्यूरेसी से करवाए हैं, लेकिन फिर भी आपको कहीं अगर कोई गलती लगती है, क्योंकि मैं भी आपकी तरह मनुष्य ही हूँ, ठीक है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो गलतियाँ मनुष्य से ही होती हैं। तो हो सकता है अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो वो आप मुझे बता सकते हो, नहीं तो सारे क्वेश्चन अपनी तरफ से मैंने एक्यूरेट करवाए हैं आपको। और क्वेश्चंस सारे ही आपके कंपटीशन लेवल के हैं। तो आपको ये वाले क्वेश्चंस कैसे लगे ज़रूर मुझे बताना, और प्लीज़ वीडियो को आगे शेयर ज़रूर किया करो, और जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको सब्सक्राइब भी करवाया करो चैनल। और जो इन क्वेश्चंस का पीडीएफ है, वो पीडीएफ आपको मैं नीचे यहाँ पर आपको लिंक, टेलीग्राम चैनल का यहाँ पर नीचे देखना, आप आरबीएससी फिजिक्स नोट्स लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, सिंपली टेलीग्राम ऐप है और उसका सिंबल है वो इस तरीके से होता है, ऐसे करके, ठीक है ना, ऐसे करके सिंबल होता है। और उसमें आपको टेलीग्राम ऐप बिल्कुल व्हाट्सएप की जैसी है, इस पर आईडी बना के, और वहाँ पर ऊपर सर्च वाला बटन होगा, जहाँ पर वो जो लेंस वाला होता है ना, ऐसे सर्च वाला, तो वहाँ पर आपको लिखना है आरबीएससी फिजिक्स नोट्स, ठीक है, आरबीएससी फिजिक्स नोट्स। और ये वाला आपको चैनल मिल जाएगा। यहाँ पर चैनल जो होगा उसमें मैंने लोगो लगा रखा है फिजिक्स बाय नवदीप सर, जो मेरा यूट्यूब चैनल में लोगो लगा हुआ है, बिल्कुल वही लोगो यहाँ पर लगा हुआ है। तो आप इस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। सारे के सारे पीडीएफ नोट्स आपको यहीं पर ही मिलेंगे बच्चों, ठीक है ना। तो जरूर इसको ज्वाइन करना पीडीएफ नोट्स के लिए। और मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे प्यारे बच्चों।